गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर 7। सबसे पहले इसके जो एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। पहले आपको क्या करना है, असर्शन, इसे पढ़ना है। क्या है असर्शन? लेबलिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। लेबलिंग किसका काम करती है? एक सेल्समैन का काम करती है, साइलेंट सेल्समैन का। और इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? It helps in promotion of product by attracting the attention of customer and providing required information. अब फर्स्ट आप assertion देखिए, पढ़िए कि क्या लेबलिंग एक साइलेंट सेल्समैन है। हाँ जी, बिल्कुल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो assertion तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या इसका जो रीज़न दिया गया है यहाँ पर कि क्या जो लेबलिंग है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, कैसे? उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होती है प्रोडक्ट के लिए, क्या वो उसे प्रोवाइड करती है प्रॉपर्ली? यस, डेफिनेटली। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन और रीजनिंग, ये बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है नीचे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा अल्टरनेटिव जो है इसमें से करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग्स आर ट्रू एंड reason is a correct explanation of assertion. Second, both assertion and reasoning are true, but reason is not the correct explanation of assertion. फिर लास्ट के दो की assertion true है पर reasoning गलत है, assertion false है पर reasoning सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड एमसीक्यू स्टूडेंट, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के आपको प्रोसेस पूछे गए हैं यहाँ पर, उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। 5 यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। फिर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। थर्ड है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और लास्ट है यहाँ पर एनालाइजिंग डेविएशन। अब आपको इसे बस सीक्वेंस में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस आता है उसमें हम करते हैं पर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि एक्चुअली में जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि एक्चुअली में वर्कर्स ने काम किया है, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होती है? जो कि हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे। सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया था यहाँ पर, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसमें आएगा एनालाइजिंग डेविएशन, ठीक है। और लास्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लास्ट में हम करते हैं करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। जो करेक्टिव मेजर्स हमें लेने होते हैं अगर वहाँ कोई डेविएशन आ रही हो, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, उन सभी स्टेप्स को हम लेंगे जिससे कि जो डिफरेंस है या तो हम उसे एलिमिनेट कर सकें या उसे कम कर सकें। अगर माइनर डिफरेंस होता है तो हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। थर्ड एमसीक्यू स्टूडेंट, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, पूरी स्टेटमेंट हमें पढ़नी होगी पहले। सुमन बॉट अ बॉक्स ऑफ चीज ऑफ अ रिप्यूटेड ब्रांड फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर। सुमन नाम के किसी पर्सन ने एक चीज़ का बॉक्स खरीदा है, ठीक है, कोई खाने वाली चीज़ है, ठीक है, चीज़ आप कह सकते हो, पनीर कह सकते हो। लोकल शॉप से उसने इसे परचेज किया था। ऑन ओपनिंग द बॉक्स शी फाउंड अ पीस ऑफ स्टोन इन द चीज़। जब उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें उसने क्या देखा कि उसमें स्टोन है, पत्थर है। शी रिपोर्टेड द मैटर टू द शॉपकीपर हु फॉरवर्डेड हर कंप्लेंट टू द कंसर्न कंपनी। फिर इसके बाद इस सारी चीज़ के बारे में उसने शॉपकीपर बताया, और शॉपकीपर ने उसकी कंप्लेंट को किसको फॉरवर्ड किया है? कंपनी को फॉरवर्ड किया है जिस ब्रांड का उसने वो प्रोडक्ट परचेज किया था। विद इन अ वीक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी विजिटेड सुमन्स रेजिडेंस विद एन अपॉलॉजी। फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, जो कि जाकर के डीलिंग करता है कस्टमर से, वो सुमन के घर आता है और उसे एक अपॉलॉजी लेटर भी देता है कि हमसे मिस्टेक हुई है, और जो भी वो चीज़ थी उसे रिप्लेस करने की भी उसे ऑफर करता है, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, स्टेट द कंज्यूमर राइट विच सुमन एक्सरसाइज। अब कौन सा ऐसा कंज्यूमर राइट था जो कि सुमन ने यहाँ पर एक्सरसाइज किया है? ऑप्शन ए, राइट टू बी हर्ड, ठीक है, या ऑप्शन बी, राइट टू सीक रिड्रेसल, ऑप्शन सी, राइट टू सेफ्टी, या ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर क्या किया सुमन ने, सबसे पहले तो उसने शॉपकीपर जाकर के अपनी जो प्रॉब्लम है उसे बताया है, ठीक है, और उसके बाद जो शॉपकीपर था उसने उसकी कंप्लेंट को क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया।
अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ोगे स्टूडेंट तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले यहाँ पर उसकी बात को सुना गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट टू बी हर्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके पास अधिकार है उसकी बात को सुना जाए, ठीक है। तो राइट टू बी हर्ड में मीनिंग इज सिंपल क्या है कि किसी भी कंज्यूमर की बात को कंपनी को सुनना है, ठीक है। पूरा अधिकार है कंज्यूमर अपनी बात रखे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे। फिर इसके बाद सेकंड क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन बी, राइट टू सीक रिड्रेसल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, तो उसे कंपनसेशन देना भी, ठीक है, कंपनी का एक काम है, ठीक है। उसका अधिकार है कि उसे कंपनसेट किया जा सके। अगर किसी पर्सन के साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ हो या उसके साथ कोई ऐसी चीटिंग हुई हो, तो उसे कंपनसेट करना, चाहे मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाए या उसे प्रोडक्ट रिप्लेस करके दिया जाए, ठीक है। आपने यहाँ पर लाइन पढ़ी होगी ये कि जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने क्या कहा कि हम आपको रिप्लेस करके उस प्रोडक्ट को दे देंगे, ठीक है। और राइट टू सेफ्टी क्या है स्टूडेंट, राइट टू सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है कि एक कंज्यूमर के पास राइट है, अधिकार है कि वो जिस चीज़ को यूज़ कर रहा है उससे उसकी प्रोटेक्शन भी हो, ठीक है। कि उसको यूज़ करने से उसे किसी भी तरह कोई उसकी लाइफ को कोई थ्रेट ना हो। अगर उसकी यूसेज से कोई से फिजिकल थ्रेट हो रहा है, ठीक है, या उसको कोई इंजरी हो सकती है, तो इस तरह से उसके पास एक राइट होता है, राइट टू सेफ्टी का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ही यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इनकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसके करेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। MCQ नंबर 4, one of the Taylor's technique overlook the principle of unity of command advocated by Fayol is, कि टेलर की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि क्या कर रही है, ओवरलुक। ओवरलुक का मीनिंग है इग्नोर कर देना या निगलेक्ट कर देना, ठीक है। तो टेलर की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि निगलेक्ट कर रही है किसको, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है स्टूडेंट, अगर इसको आपने पढ़ा हो कि इसका मीनिंग है कि एक जो वर्कर है या एम्प्लॉई है उसे क्या करना चाहिए, किसी एक सुपीरियर की कमांड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई एक फैक्ट्री में कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मल्टीपल पर्सन से कमांड ले रहा है, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है प्रिंसिपल, ये बता रहा है कि एक पर्सन को, एक वर्कर को सिंगल सुपीरियर पर्सन से ही जो है कमांड लेनी चाहिए और उसके उसके लिए ही उसको अकाउंटेबल भी होना चाहिए। तो टेलर की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो इस प्रिंसिपल को इग्नोर करती हो या निगलेक्ट करती हो। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये रिलेटेड है कि एक अगर वर्कर है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसे किस बेसिस पर वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कह रहा है कि जो वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसे ज़्यादा सैलरी या वेजेस मिलने चाहिए, और जो कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को उसे कम सैलरी देनी चाहिए। फैटीग स्टडी किससे रिलेटेड थी स्टूडेंट, फैटीग स्टडी क्यों फाइंड आउट की जाती है, ये फाइंड आउट करने के लिए की जाती है कि पता लगाया जा सके कि रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है, कि एक जो वर्कर है कितना रेस्ट ले रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। फिर उसके रेस्ट की ड्यूरेशन कितनी है, वो 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक रेस्ट ले रहा है। या फिर फैटीग स्टडी इसलिए की जाती है कि ये पता लगाया जा सके कि एक वर्कर ने पूरे दिन में जितनी देर उसने काम किया है फैक्ट्री में आकर के, कितनी बार उसने रेस्ट लिया है, ठीक है, या उसने जो है काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इससे रिलेटेड है कि एक फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि उनके जो उनके लिए बनाने के लिए इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ठीक है, वो हाई स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ कि जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनमें भी क्या होना चाहिए, उनके भी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है, उनका साइज, टाइप, वेट या मैयर, उनकी क्वालिटी, ठीक है, ये भी सब क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उनमें कोई डेविएशन या डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, टेलर क्या सजेस्ट कर रहे हैं टेक्निक में कि फैक्ट्री को पहले तो 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी ए डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
टेलर क्या कह रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर प्लानिंग का कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, उनका सारा जो कंसंट्रेशन है वो किस पर होना चाहिए, प्रोडक्शन पर होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए जो क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके, गाइड और इंस्ट्रक्ट कर सके वर्कर्स को। हर एक डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए तो जो कि इंस्ट्रक्ट कर सके और गाइड कर सके वर्कर्स को। इसके साथ साथ वो टेलर ये भी कह रहा है कि जो फोरमैन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड और एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। पर साथ ही साथ ने ये भी कहा है कि ये सारी क्वालिटीज किसी एक पर्सन में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, टेलर ने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एंड गाइड द वर्कर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसी टेक्निक है स्टूडेंट जो कि ओवरलुक कर रही है यूनिटी ऑफ कमांड को? देखो, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो वेजेस से रिलेटेड हो गया कि जो पर्सन अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, उसे ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए। फैटिग स्टडी किससे रिलेटेड होगी कि कितने इंटरवल्स लिए जा रहे हैं, कितना टाइम पीरियड है एक इंटरवल का। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क किससे रिलेटेड हो गया कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको जो बनाने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने की जो मशीनरी यूज़ की जा रही है, इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, वो उनका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। जो उनकी क्वालिटी है, टाइप है या साइज़ है, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फिर फंक्शनल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो गया कि फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी चाहिए। अब यहीं पर यही जो लास्ट ऑप्शन है, यही क्या कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है किसको, यूनिटी ऑफ कमांड को। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में हम क्या बात कर रहे थे कि किसी एक सुपीरियर से हमें क्या करनी है, कमांड लेनी है। एक वर्कर को किसी एक सिंगल सुपीरियर से कमांड लेनी है और उससे ही हमें, उसके साथ ही हमें अकाउंटेबल भी होना है। ठीक है, बट यहाँ पर टेलर का कह रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में कोई एक एक्सपर्ट होना चाहिए और इवन कोई ऐसे 8 ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कर सकें और वर्कर्स को गाइड कर सकें और इंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट है स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 5। स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें पढ़ना है। नरेश सेड दैट हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइड हिम विद ऑल टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन प्लान, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ठीक है, नरेश नाम का एक पर्सन क्या बता रहा है कि उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उससे ऊपर सुपीरियर है, ठीक है, हाई लेवल अथॉरिटी पर काम करता है, वो उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसे रिटायरमेंट के काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं उसे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि पेंशन प्लान हो गया हो यहाँ पर, ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो गया हो, जिसकी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ विच ही इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसकी वजह से नरेश जो है वो ज़्यादा वरीड नहीं है कि उसके फ्यूचर में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ इंसेंटिव हैज़ बीन रेफर्ड बाय नरेश। तो किस टाइप का जो इंसेंटिव है जो कि नरेश यहाँ पर रेफर कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, ऑप्शन नंबर बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नाइदर ए और नाइदर बी। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे, देखो कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, पेंशन प्लान और प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पेंशन ये कि रिटायरमेंट के बाद उसे मिलेगी, और प्रोविडेंट फंड क्या होता है स्टूडेंट कि एक पर्सन या वर्कर की सैलरी से कुछ अमाउंट जो है, थोड़ा सा पैसा जो है डिडक्ट कर लिया जाता है उसे, और उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि उसके रिटायरमेंट के बाद उसे दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये दोनों चीज़ें फाइनेंशियल हेल्प से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द डैश स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट कि करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कब लिए जाते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट, सबसे पहले, ऑप्शन बी लास्ट, या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखो, अगर आपने कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि करेक्टिव मेजर्स तब लिए जाते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस किसका करते हैं, डेविएशंस का, जो डिफरेंसेस हमें कंपैरिजन करने पर मिले हैं, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस।
तो जो करेक्टिव मेजर है ये सबसे लास्ट स्टेप है जो कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 7, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू स्टूडेंट। जोया एग्रो लिमिटेड हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ डायरी प्रोडक्ट। जोया एग्रो लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, डायरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। द कंपनी हैज इनिशियली मार्केटेड इट्स प्रोडक्ट इन दिल्ली एंड मुंबई। ड्यू टू सेवरल कंप्लेंट्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द कंपनी डिसाइडेड टू पैक मिल्क इन अ टेट्रा पैक। उसने अपने अभी स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ बेचने शुरू किए हैं? दिल्ली और मुंबई में। तो उसके साथ साथ उससे कुछ कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई किसकी? एडल्ट्रेशन की। एडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कि मिलावट करना प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जो जेन्युइन प्रोडक्ट हैं उनको उनमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देना, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क में, दूध में कुछ ऐसा मिला दें जिससे उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट उसमें कम होगा। पानी मिला देते हैं कई लोग, ठीक है। तो कंपनी ने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया? उसने डिसाइड किया कि वो अब जो मिल्क है उसे किस में पैक करेगी? टेट्रा पैक सील में पैक करेगी अपने होलोग्राम के साथ, टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज नॉट टेम्पर्ड विद। ये पक्का करने के लिए कि जो प्रोडक्ट है वो उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, उसको टेम्पर्ड या फिर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई कोई। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन टेकन अंडर वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट के अंदर। ऑप्शन ए पैकेजिंग डिसीजन, क्या ये जो डिसीजन कंपनी लिया था क्या ये पैकेजिंग डिसीजन से रिलेटेड है? ऑप्शन बी सेल्स प्रमोशन से, ऑप्शन सी एडवर्टाइजिंग पर डिसीजन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो साफ साफ यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन मिल रहा होगा कि यहाँ पर पैकेजिंग से रिलेटेड चीज़ है कि वो पैक अपना मिल्क जो है किस में कर रहे हैं? टेट्रा पैक में उसे पैक कर रहे हैं। लास्ट थर्ड लाइन में अगर आप इसको पढ़ें, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? पैकेजिंग डिसीजन। एक सिंगल लाइन से ही आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8, बर्गर मेनिया इन शॉर्ट द फूड दे सेंड आउट टू देयर कस्टमर हैज द सेम हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड लेवल ऑफ क्वालिटी इन एवरी चेन और फ्रेंचाइजी। बर्गर मेनिया नाम की कंपनी है और वो क्या कह रहे हैं कि जो भी फूड, जो भी खाना जो है वो कस्टमर्स को दे रहे हैं उसका स्टैंडर्ड जो सेम होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, और क्वालिटी भी सेम यूनिफॉर्म क्वालिटी होनी चाहिए हर एक चेन, हर एक फ्रेंचाइजी में, ठीक है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड हियर। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक जो है उससे उसे आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, सी टाइम स्टडी, डी मोशन स्टडी। देखो आप स्टेटमेंट को पढ़ो, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हाई स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी की बात हो रही है, हाई क्वालिटी की बात हो रही होगी, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट वो अपने कस्टमर को देना चाहते हैं उसका स्टैंडर्ड और क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर, यूनिफॉर्म और हाई होनी चाहिए। तो इन ऑप्शंस में जब आप पढ़ोगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बाकी सब आप एलिमिनेट कर दीजिए। ना ही यहाँ पर टाइम स्टडी की बात हो रही है, ना ही मोशन स्टडी की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग हमने पढ़ा कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका वेट, साइज, क्वालिटी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म यानी कि सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 प्रोडक्ट बनाए गए हैं तो 10 के 10 जो है उनका वेट और साइज, पैकेजिंग सब सेम होनी चाहिए। उनको बनाने के लिए जो मशीन्स यूज़ की गई हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मशीन्स में भी कोई भी इंफीरियर क्वालिटी की मशीन यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एमसीक्यू नंबर 9, स्टेटमेंट नंबर 1 स्टूडेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। स्टेटमेंट 1 क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या हेल्प करती है? जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से फास्ट चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने में हेल्प करती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया गया, क्या क्या कह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मार्केट में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से हम उनसे फाइंड आउट
कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इससे हमें क्या मिलती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या कि इसका मीनिंग होता है कि जब आप पहले अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा, कॉम्पिटिटर से पहले अपने अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं स्टूडेंट, स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है, और आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फिर इसके बाद स्टूडेंट मैच द कॉलम। कॉलम 1 में क्या है, ए ऑप्शन में ऑर्डर, बी में इक्विटी, सी में स्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है। अब इसके और कॉलम 2 में क्या लिखा है यहाँ पर, इससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई, कि हमें वी का यूज करना चाहिए किसकी जगह पर, आई की जगह पर, ठीक है, कि कोई भी पर्सन अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो निग्लेक्ट करे, और सारा फोकस किसके किसके ऊपर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर। फिर सेकंड क्या है कॉलम 2 में, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, ठीक है, कि हर एक चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए, और हर एक चीज़ अपनी उसी सही जगह पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इक्वल वेजेस फॉर सिमिलर जॉब, कि सेम जॉब के लिए इक्वल वेज भी होना चाहिए। तो इससे हम जब मैच करेंगे, अब हम ऑर्डर का ऑप्शन किसके साथ मैच हो सकता है स्टूडेंट, ये मैच होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 से, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस, कि हर एक चीज़ अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद इक्विटी, इक्विटी तो आप सीधा समझ सकते हो किसके साथ मैच होगा, इक्वल वेजेस के साथ, कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, सबको उनके जॉब के अकॉर्डिंग इक्वल रेम्यूनरेशन या वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर लास्ट में रह गया है स्पिरिट डी कॉप्स, इसका मीनिंग आप देख सकते हो कि हमें वी को यूज करना चाहिए रेदर देन आई, ठीक है, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी, खुद के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की जगह पर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, और सबके साथ डिस्कशन के साथ मिलकर के हमें जो भी काम है उसे कंप्लीट करने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। 11th MCQ स्टूडेंट, element of marketing mix which aim at making the good and services available to customer at right place, right time and in right quantities dash, कौन सा एलिमेंट है जो कि गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल करवाता है एक कस्टमर को सही जगह पर, सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में। ऑप्शन ए क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन ए है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, प्रोडक्ट मिक्स है उन सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन से रिलेटेड है स्टूडेंट, जिसमें क्या आती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आता है, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट आता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट, प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, प्राइस मिक्स रिलेटेड है स्टूडेंट कि एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, उसके प्राइस को डिसाइड करने से जो रिलेटेड डिसीजंस होते हैं प्राइस में, उससे रिलेटेड है। फिर आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, उसकी एडवर्टाइजमेंट से, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होता है। लास्ट है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये किससे रिलेटेड है, डिसीजन दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द कस्टमर। वो सभी डिसीजन जिसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसे हम कस्टमर के लिए अवेलेबल करवाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, प्लेस मिक्स, ठीक है। मार्क MCQ नंबर 12 स्टूडेंट, ठीक है, 12th MCQ स्टूडेंट। स्टेटमेंट पढ़नी है हमें सबसे पहले। राजामोंड्स Limited has been founded in the belief that the first sign of success of a modern nation lies in the ability of its citizens to celebrate। एक राजामुंड नाम की कंपनी है स्टूडेंट, उसका बिलीव क्या है
कि एक सक्सेसफुल मॉडर्न नेशन का फर्स्ट साइन क्या होता है कि वहाँ के सिटीजन्स की एबिलिटी कितनी है सेलिब्रेट करने की, ठीक है, कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो उनके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। India's young working population and economic growth has led to rising incomes which combined with increasing global exposure। जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, और जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसने क्या किया है, जो इनकम है, ठीक है, उनकी जो इनकम है और ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, साथ ही साथ जो लेटेंट वांट्स हैं, ठीक है, लोगों की, वो किस में चेंज हुई हैं, डिमांड्स में चेंज हुई हैं। द कंपनी बिलीव्स इफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज इज सुपीरियर देन द कस्टमर कैन ईजिली बी अट्रैक्टेड। अगर गुड्स की क्वालिटी या सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर ईजिली अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। देयरफॉर द कंपनी ऑलवेज डायरेक्ट देयर सेल्फ मेकिंग एफर्ट टुवर्ड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए जो कंपनी है वो क्या करती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने में लगी रहती है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी अडॉप्टेड बाय द राजामौंड्स लिमिटेड। कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो कि राजामौंड लिमिटेड ने यहाँ पर अडॉप्ट की है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट क्या था, सो सेलिंग कंसेप्ट क्या बिलीव करता है, दैट इन ऑर्डर टू मेक कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट he or she need to be convinced and customer can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts। कि अगर किसी कस्टमर को हमें सामान बेचना है तो उसे हम कैसे सामान बेच सकते हैं, कैसे कन्विंस कर सकते हैं, एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स के साथ। ऑप्शन बी क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट किससे रिलेटेड था कि अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो उसे हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बिलीव करते हैं, सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज इजी टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट आर इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या बताया गया कि कुछ कंपनीज इस बात में बिलीव करती हैं कि प्रोडक्ट को हम ज़्यादा इजीली सेल कर सकते हैं अगर वो इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे और ज़्यादा उनकी अवेलेबिलिटी होगी। ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या बताया गया है कि जो कंपनीज इस कंसेप्ट को फॉलो करती हैं वो क्या करती हैं, वो अपना सारा फोकस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाती हैं और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाने में ज़्यादा उनका फोकस रहता है, ठीक है। दीज फर्म्स मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी। तो स्टेटमेंट में मैंने क्या पढ़ा कि जो राजामौंड कंपनी है उसका सारा फोकस किस पर है स्टूडेंट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिमिलर है इस स्टेटमेंट के साथ, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कंसेप्ट। फिर इसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 13, आइडेंटिफाई द बिजनेस डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन पिक्चर इन विच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड 10-year-old डीजल कार्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। आपको बिजनेस डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो इस पिक्चर में इलस्ट्रेटेड किया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, NGT ने 10 साल से पुरानी कार्स को बैन कर दिया है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बी क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सी क्या है स्टूडेंट, लीगल एनवायरनमेंट, और ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा डायमेंशन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड है इकोनॉमिक फैक्टर्स से, ठीक है, वो सभी फैक्टर्स जिनका की इफेक्ट पड़ता है मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के ऊपर। इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया हो, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम होगी हो लोगों की, ठीक है, या स्टॉक मार्केट
मार्केट के जो इंडिकेशंस होते हैं, वैल्यू ऑफ रुपीज, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड बिजनेस। फिर ऑप्शन सी क्या है, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, लीगल एनवायरनमेंट रिलेटेड है लॉ ऑफ द लैंड से, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, वेरियस लॉज और लेजिस्लेटिव एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट या कोर्ट जजमेंट्स। डी ऑप्शन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, forces related to the scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services, sales services and new ways of operating businesses। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो कि इस स्टेटमेंट के साथ मैच करता है स्टूडेंट। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कोई इकोनॉमिक फैक्टर की बात नहीं हो रही। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट, अब लीगल एनवायरनमेंट क्या था स्टूडेंट कि कोई कोर्ट का जजमेंट आया हो या कोई नया लॉ बनाया गया हो, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव एक्ट बनाया गया हो नया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनजीटीबी यहाँ पर नया एक लॉ लेकर के आई है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मीन्स क्या था, जहाँ पर कोई लॉ की बात की जा रही हो या फिर कोई लेजिस्लेटिव एक्ट की बात की जा रही हो, कोई गवर्नमेंट ने किया कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू किया हो, या फिर कोई कमीशन हो या एजेंसी हो, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर या फिर लोकल लेवल पर। तो एनजीटी क्या है, यहाँ पर एक नेशनल लेवल पर एक एजेंसी है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लीगल एनवायरनमेंट। एमसीक्यू नंबर 14, स्टेटमेंट पढ़नी है हमने। हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी कोब लिमिटेड। शी यूज हर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस एट वर्क। The knowledge gained by her during her student days at a renowned management institute, as well as through her observation and experience over the year in the applied by Hina in a skillful manner in the context of the realities of a given situation. She often read books and other literature in various fields of management to keep her knowledge updated. As aspect of her, the nature of management is being highlighted in above description. Identify the aspect. अब कौन सा एक्सपेक्ट है जो कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ करके फाइंड आउट कर पा रहे हो स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, जिसमें क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस होती है, और ये किस पर बेस होती है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस होती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी, मैनेजमेंट इज अ साइंस, कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। मैनेजमेंट साइंस क्या थी, जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मैनेजमेंट इज अ साइंस क्या है, जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यहाँ फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी। फिर सी ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट प्रोफेशन में क्या थी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, या इसकी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस होंगी। लास्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा एक्सपेक्ट है जो कि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्योंकि हिमा यहाँ पर क्या कर रही है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सी चीज़ें क्या की हैं, ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। अपने स्टूडेंट डेज में उसने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व भी की हैं और एक्सपीरियंस की हैं, जिसको उसने अप्लाई किया है अपने काम में, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करती है, वो बुक्स रीड करती है, लिटरेचर रीड कर रही है, ठीक है। तो इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं कि इसका जो एक्सपेक्ट हो क्या होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट में, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। पर्सनल एप्लीकेशन मीन्स कि उसके पर्सनल स्किल्स जो हैं, ठीक है, जो कि वो अप्लाई कर रही है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी,
तो ये सभी चीज़ें किस में हमें देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। फिर MCQ नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि ये एस्टिमेट लगाना कि कितनी मैन पावर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, कितने वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और डी ऑप्शन सिलेक्शन डिसीजन। तो स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो किस में आता है, वो सिलेक्शन में प्रोसेस में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की इंटरव्यू भी किस में आती है, भी सिलेक्शन के प्रोसेस में ही आती है। और सिलेक्शन डिसीजन भी किसका पार्ट है, सिलेक्शन के प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये किसका पार्ट है, स्टाफिंग का पार्ट है स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट अगर आपने बुक में पढ़ा होगा पेज नंबर 292 में, ठीक है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब स्टूडेंट आपके लिए टास्क है, ये जो 16th MCQ है, केस स्टडी ये MCQ है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे और इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट आप मुझे डायरेक्टली, ठीक है, मुझे सेंड करोगे। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे MCQ नंबर 17। पहले स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, महेश सेड दैट हिज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ वेरी cordial working environment where the employees can discuss their problem with each other. As a result, he has made many good friends there too. कि उसकी जो एक पर्सन है महेश, वो क्या बता रहा है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या उन्हें प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट, कॉर्डियल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। कॉर्डियल का मीनिंग क्या होती है, प्लीजेंट या फ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जहां पर वो डिस्कशन करके दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। जिसका रीज़न क्या है कि उसने बहुत सारे ऐसे अच्छे फ्रेंड्स वहाँ पर बनाए हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच नीड ऑफ महेश एज पर मैस्लो नीड हायरार्की इज फुलफिल्ड हियर। अब मैस्लो नीड हायरार्की के अकॉर्डिंग कौन सी नीड महेश की जो है यहाँ पर फुलफिल हो रही है स्टूडेंट। ऑप्शन ए क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मीनिंग क्या है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल नीड है स्टूडेंट, ठीक है। इस नीड में क्या बताया गया है, रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ और रियलाइजिंग द एम ऑफ योर लाइफ। बी ऑप्शन क्या है, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या बताया गया, रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन। किससे रिलेटेड है ये, रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन से। ऑप्शन सी क्या है, एफिलिएशन नीड। एफिलिएशन नीड किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, लव अफेक्शन या कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप से। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो ये स्टेटमेंट में जो महेश ने बात बताई है कि उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, ये किस ऑप्शन के साथ यहाँ पर मैच कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, एफिलिएशन के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने काफी सारे नए फ्रेंड्स बनाए हैं, ठीक है। इस सिंगल लाइन आप पढ़ सकते हो, ही हैज मेड मैनी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, एफिलिएशन नीड्स और बिलोंगिंग नीड्स। 18th क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इनमें से कौन सी एजम्पशन मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी की एजम्पशन नहीं है। ऑप्शन ए क्या है स्टूडेंट, पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, ठीक है। ऑप्शन बी, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट, कि अगर एक पर्सन की नीड जो है सेटिस्फाई होगी है तो वो उसे आगे जाकर के मोटिवेट नहीं कर सकती, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी उसकी एग्जाम्पशन है एक। ऑप्शन ए भी एग्जाम्पशन है। फिर सी ऑप्शन क्या है, ए पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन लोअर नीडेड सेटिस्फाइड, कि एक पर्सन जो है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड ऑफ हायरार्की की तरफ तभी जाता है जब उसकी लोअर नीड पूरी हो जाती है, ठीक है, ये भी स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ हाईएस्ट ऑर्डर नीड। क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है वो हाईएस्ट ऑर्डर नीड है,
यस है, लेकिन ये उसकी कोई एजम्पशन नहीं है, ठीक है, ये उसकी कोई एजम्पशन नहीं है, उसकी थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, डी ऑप्शन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज हायर ऑर्डर नीड। ये जो पॉइंट है ये उसकी मैस्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी का, उसके एजम्पशन का कोई पार्ट नहीं है, ये कोई एजम्पशन नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ हाईएस्ट ऑर्डर नीड। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये उसकी थ्योरी का पार्ट है, ये क्या है, कोई एजम्पशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ हाईएस्ट ऑर्डर नीड। फिर इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 19, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डीमैट अकाउंट इज द कॉमन नेम ऑफ बेनिफिशियरी ऑनर अकाउंट। की डीमैट अकाउंट जो होता है वो क्या है, कॉमन नेम है एक बेनिफिशियरी के अकाउंट का, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है स्टूडेंट, पीएन नंबर इज मैंडेटरी टू प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर टू द ब्रोकर वेल फिलिंग ए क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक पैन नंबर होता है स्टूडेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो क्या है, मैंडेटरी यानी कंपल्सरी है, किसको प्रोवाइड करना, ब्रोकर को प्रोवाइड करना बाय द इन्वेस्टर, कब, वेल फिलिंग द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब हमें ऑप्शन चूज करना है कि क्या ये स्टेटमेंट दोनों सही है, या स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो डीमैट अकाउंट क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, ये कॉमन नेम है किसकी, कोई भी बेनिफिशियरी होगा, कोई अकाउंट ऑनर होगा, उसके ये कॉमन नेम होता है। और उसके बाद जो पैन नंबर है वो भी प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है एक ब्रोकर को बाय द इन्वेस्टर। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं स्टूडेंट ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लास्ट स्टूडेंट 20th MCQ, मिस्टर संतोष बॉट 4 सीलिंग फैंस फ्रॉम अ शॉप। मिस्टर संतोष ने 4 सीलिंग फैंस खरीदे हैं, उसके लिए उसने 8,000 रुपये का चेक दिया, ठीक है। सिंस ही बॉट दीज फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, सो ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू गेट देम इंस्टॉल्ड एट हिज रेजिडेंस। उसने अपने नए घर पे लगाने थे, तो उसने शॉपकीपर को कहा कि आप खुद इसे इंस्टॉल कर दो उसके रेजिडेंस पर। The shopkeeper told him that he will have to pay 100 rupees to the person who will come to fix them. शॉपकीपर ने कहा कि उसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे उस पर्सन को जो कि इसे फिक्स करने उसके घर पर आएगा। नेक्स्ट डे द इलेक्ट्रिशियन केम एंड फिक्स द फैंस टू द सीलिंग। फिर अगले दिन जो इलेक्ट्रिशियन है उन फैंस को फिट कर जाता है, वहाँ पर इंस्टॉल कर देता है। ही आस्क्ड मिस्टर संतोष टू पे हिम 400 एज चार्ज वर्थ 100 पर फैन, नॉट 100 फॉर 4 फैंस। तो अगले दिन जो इलेक्ट्रिशियन है उसने कहा कि मुझे 400 रुपीज़ दीजिए, क्योंकि चार्जेस क्या है, 100 रुपीज़ पर फैन है, 4 फैंस का 100 रुपीज़ चार्ज नहीं था। विच कंज्यूमर राइट वॉज वॉलेटेड बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने यहाँ पर कौन सा कंज्यूमर राइट है जो कि वॉयलेट किया है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल क्या था कि एक पर्सन की जो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो तो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। फिर बी ऑप्शन क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या, कि कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, नेसेसरी स्किल्स उसे बताने चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म क्या है कि एक कंज्यूमर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, क्वांटिटी, साइज, प्योरिटी, उस प्राइस और सर्विसेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। फिर ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या है कि कंज्यूमर के पास राइट होता है या कस्टमर के पास राइट होता है स्टूडेंट कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, यहाँ अपनी बात जो है उस पर्सन तक जिससे उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया हो उस तक पहुँचा सके। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ के शॉपकीपर ने कौन सा राइट जो है वॉलेट किया है, देखो ऑप्शन ए भी यहाँ पर
नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पनसेशन की या कोई यहाँ पर बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी कि कंज्यूमर को प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि यहाँ पर एक कंज्यूमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट वॉयलेट किया है शॉपकीपर ने वो क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन सी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी आएगा। तो आप जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ठीक है, उसे आप ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका करेक्ट आंसर आप मुझे सेंड करोगे अपने नेम और रोल नंबर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।